नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। गाइस, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है इतिहास से संबंधित। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ताम्रपाषाण कालीन जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थीं, क्योंकि जब डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई एग्जामिनर गहराई में जाकर के किसी प्रश्न को पूछता है, तो हमारे लिए उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने चीज़ों को सिर्फ बस इतना हमने रटा है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपसे उसका विस्तृत या उसका सार पूछा जाता है तो आप उन चीज़ों के उत्तर फिर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों पर ना अटकें। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ चीज़ों को, जो भी तथ्य होते हैं उन्हें विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आता है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है कांस्य युग और लौह युग, जिसे ताम्रपाषाणकालीन युग भी कहा जाता है। तो उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां थी, कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले जिनसे हमें पता चला इस काल के बारे में या इस युग के बारे में। क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ही हम जो एक प्रादुर्भाव मानते हैं वो कांस्य युग का मानते हैं, और नवपाषाण काल के जब समाप्ति हुई उसके बाद ही फिर कई जगह पर बहुत सारी भिन्न भिन्न परिस्थितियां थीं। उन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसको कांस्य युग कहा गया। तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल जो हुआ था उसको भी 3 भागों में बांटा था, और वो 3 भाग थे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। लौह युग वो जिसमें हमने पहली बार लोहे के साक्ष्य मिले, तो उस साक्ष्य के आधार पर हमने ये तय किया कि इस काल को लोहे का काल माना जाएगा, मतलब लौह युग के नाम से जाना जाएगा कि यहाँ पर लोहे के पहले साक्ष्य मिले, तो इसको हम लौह युग के नाम से जानेंगे। तो फिलहाल इसी के अंतर्गत फिर बहुत सारी, क्योंकि लोहे का जो पहला साक्ष्य था वो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है, तो इस प्रकार से लोहे का जो आविष्कार है या लोहे का पहले साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत बाद में लोग लोहे से परिचित हुए थे। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे आज कांस्य युग के बारे में और लौह युग के बारे में। तो चर्चा करते हैं कांस्य युग के बारे में। कांस्य युग के बारे में बताती हूँ कि नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विकास हुए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के एक नवपाषाण काल में हमने पहिए का आविष्कार करना सीख लिया था। आग का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और किस किस चीज़ों में कर सकते हैं, कि मतलब हम जानवरों को भगाने में भी आग का प्रयोग करना सीख गए थे। उसके साथ साथ हम भोजन को पकाने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगे थे। तो इन सारी चीज़ों को हमने नवपाषाण काल युग में सीखा। अब उसके बाद ये तो विकास हो गया, पर अब उन जैसे पहिए का आविष्कार कर लिया, तो अब पहिया बना के फिर बैलगाड़ी बनाई जाएगी, फिर बैलगाड़ी बनी, फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार और हम कहीं करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे विकास होता गया। मध्य भारत में दक्कन की ओर एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। अब ये भिन्न प्रकार की संस्कृति कौन सी थी? इसमें धातु का प्रयोग हुआ, परंतु ये नगरीय संस्कृति नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हड़प्पा संस्कृति जो थी वो नगरीय सभ्यता मानी जाती है, परंतु उसके बाद जब हम वैदिक संस्कृति की ओर प्रवेश करते हैं तो वो नगरीय संस्कृति नहीं थी। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। तो वही ये कहना चाहते हैं कि धातु का प्रयोग तो हुआ, परंतु वो नगरीय संस्कृति नहीं थी, जो एक नवपाषाण काल के बाद विकसित हुई। इस संस्कृति को हम ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसको चाल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसमें क्या रहा था कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी वो तांबा था। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई जो पहली धातु थी वो कौन सी थी, तो वो तांबा थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न पूछता है कि 3 ऑप्शंस देता है, और उसके बाद वो वही नीचे ऑप्शन देगा, पहला और दूसरा सही है या दूसरा और तीसरा सही है। तो इस तरह से तो देखते हैं विशेषताएं क्या थीं ताम्रपाषाण काल की। कि इस काल में रंग
इस काल की जो विशेषताएं थीं वो ये थी कि लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, लाल रंग पर काले रंग से चित्रित। तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे पहले तो उन्हें लाल रंग से रंगा जाता था और उसके बाद उन पर काले रंग से डिज़ाइन बनाया जाता था। ऐसे मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं और वो मिट्टी के बर्तन ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की विशेषताएं थीं। इसके बाद कैल्सेडोनी और चर्ट नामक, चर्ट को चकमक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके ब्लेड और शल्क बनाने में ये योग्य थे। ये जो ताम्रपाषाण सभ्यता के लोग थे वो ब्लेड और शल्क बनाने में योग्य थे। कौन से पत्थरों के? ये बनते थे कैल्सेडोनी और चर्ट पत्थरों के। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि नोट करते रहिए और याद करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे तांबे व कांसे के औजार बनाने में योग्य। तांबे और कांसे के, भाई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं तो तांबे का तो उपयोग हो ही रहा है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में तांबे व कांसे के औजार बनाने में ये लोग योग्य थे। आगे देखेंगे जीवन निर्वाह के लिए खेती और पशुपालन करते थे। जीवन निर्वाह के लिए खेती और पशुपालन किया करते थे। शिकार व मछली पकड़ने का इनका व्यापार था कि ये लोग शिकार किया करते थे, क्योंकि अब ये लोग प्रवेश कर चुके हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, जहाँ पर ये लोग शिकार भी किया करते थे, मछली पकड़ते थे और उनका व्यापार भी किया करते थे। विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड, भाई देखिए क्या रहता था कि पहले जो संस्कृति थी वो ऐसी थी कि इंसान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कमाता था, और कमाने का सेंस कि पेट भरने के लिए उसने शिकार किया, खाया, उसके बाद वो आगे बढ़ गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्थायी निवास करना शुरू किया। स्थायी निवास के बाद उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया। फिर कृषि करना शुरू किया। अब कृषि के साथ साथ उन्होंने व्यापार करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ कृषि पर निर्भर रहना शायद उन्हें सही नहीं लगा, इसीलिए वो व्यापार भी करने लगे। जो भी साधन उपलब्ध थे उनके अनुसार उनका व्यापार हुआ करता था। विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उनको मृदभांड की संज्ञा दी गई है। तो इसी प्रकार के ये बर्तन थे, ये इस संस्कृति से हमें मिले। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थीं। अब वो कौन कौन सी संस्कृतियाँ थीं जो ताम्रपाषाण काल जो चल रहा था उसमें फली फूली, जिनके साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्हें हम ताम्रपाषाण कालीन युग में रखेंगे। तो देखते हैं इन संस्कृतियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आहार संस्कृति की। इसको आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति या आहाड़ संस्कृति, तो ये सारे इसी संस्कृति के नाम हैं। 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका समयकाल बताया जाता है। इसके बाद आता है कायथा संस्कृति। अब बताना चाहूँगी आहार जो संस्कृति थी ये राजस्थान की संस्कृति थी। उसके बाद आता है कायथा संस्कृति, लगभग 2450 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व का इनका समयकाल बताया गया है। आगे आता है मालवा संस्कृति, 1900 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व। सावलता संस्कृति के बारे में देखा जाए तो 2300 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, 2300 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व इनका समयकाल। जोरबे संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र की ये संस्कृति बताई गई है। 1500 से लेकर के 900 ईसा पूर्व इसका समयकाल माना गया है। इसके बाद प्रभास संस्कृति, ये थी 2000 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व की। और रंगपुर संस्कृति ये थी 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक की। बस आप ये याद रखिए कि ये सारी संस्कृतियाँ ताम्रपाषाण युगीन है और इनको ताम्रपाषाण युग में रखा गया है। तो इनसे संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सारे के सारे उदाहरण होंगे ताम्रपाषाण काल के। आगे हम बात करते हैं तो कायथा संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं। कायथा संस्कृति में क्या था कि मजबूत लाल लेप वाले मृदभांड मजबूत थे, उन पर लाल लेप लगा हुआ था। ऐसे मृदभांड कायथा संस्कृति से हमें मिले। उन पर चॉकलेटी रंग से चित्र बने हुए थे। पांडु भांड व कंकतित भांड जो थे वो इसी कायथा संस्कृति के उदाहरण बताए जाते हैं। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि
किस संस्कृति के उदाहरण है? तो ये कायथा संस्कृति के उदाहरण है। और ये कैसे हैं? ये जो मृदभांड मिले हैं ये मजबूत हैं, इन पर लाल रंग से लेप किया गया है और उस लेप पर चॉकलेटी रंग से डिज़ाइन बनाया गया है। ये विशेषताएं हैं। आगे हम देखेंगे अहार संस्कृति की विशेषताएं। तो यहाँ पर काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर सफ़ेद रंग से डिज़ाइन है। अब आप खुद देख रहे हैं कि हर संस्कृति के बर्तनों का रंग, देखिए कुछ विशेष रंग ही उस समय हुआ करते थे। अभी ये समय तो चल नहीं रहा है कि बैंगनी भी मिलेगा और ग्रीन भी मिलेगा, अब आपको रेड के भी बहुत सारे शेड मिलेंगे, ऐसा नहीं था तब। वहाँ पर एक गेरू से निर्मित लाल रंग हुआ करता था, एक काला रंग हुआ करता था। तो ये कुछ ही रंग थे जिनका वो प्रयोग किया करते थे। परंतु उनमें भी अब आप देख सकते हैं कि कायथा संस्कृति में चॉकलेटी रंग से डिज़ाइन थी रेड कलर पर, और यहाँ पर लाल और काले रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर सफ़ेद रंग से डिज़ाइन है। कौन से रंग से? सफ़ेद रंग से डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद आता है मालवा संस्कृति। यहाँ पर अनघड़ बनावट। अब आप सोच रहे होंगे अनघड़ क्या होता है, कि मतलब एक कोई मटके का शेप नहीं है, ना ही कोई तश्तरी का शेप है, कोई भी कुछ भी बनावट बनी हुई है, अनघड़ बनावट है। मोटा लेप चढ़ा हुआ है इन बर्तनों पर जो भी मिले हैं, लाल व काले रंग से इन पर डिज़ाइन बना हुआ है। मोटे लेप पर लाल और काले रंग से डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद प्रभास व रंगपुर की संस्कृति, इसमें चमकीले लाल भांड मिले हैं। चमकीले लाल भांड मिले हैं प्रभास और रंगपुर की संस्कृति से। नेक्स्ट जोरबे से मिले हैं। जोरबे के बारे में देखेंगे तो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं उनकी खुरदरी सतह है, चिकनी सतह नहीं है, खुरदरी सतह है। लाल पर काले रंग से डिज़ाइन बनी हुई है, लाल पर काले रंग से। तो अब आपने इतनी सारी संस्कृति देखी और उनकी विशेषताएं जो कि बर्तनों या मृदभांडों की विशेषताएं हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है। तो यही अंतर इन सारी संस्कृतियों को एक दूसरे से अलग करता है और ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य जो हैं वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि लगभग आहार संस्कृति आप देखेंगे तो राजस्थान की संस्कृति थी और वहीं महाराष्ट्र में जोरबे संस्कृति बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जो कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृति बताई जाती हैं। तो इन्हीं संस्कृतियों के ये जो स्थान थे ये सारे प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसके बाद कहते हैं नवदा, टोली, एरन और नागदा तीनों मालवा संस्कृति की प्रसिद्ध बस्तियां हैं। ये तीनों ही जो बस्तियां हैं, नवदा, टोली, एरन और नागदा, मालवा संस्कृति की हैं। और देश की सबसे बड़ी, भारत देश की बात हो रही है, देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती नवदा टोली को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कौन सी मिली है, तो वो है नवदा टोली। रंगपुर संस्कृति के साक्ष्य गुजरात में घेलो और कालभूर नदी के आसपास मिले हैं। सबसे देखिए जो ये जो संस्कृतियाँ विकसित हुई, ये किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई। इसका कारण ये था कि इससे नदी के किनारे विकसित होने के लिए इनके पास उपलब्धताएं थोड़ी ज़्यादा थीं, और आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एक पॉइंट होता है वो ज़्यादा था कि इनको विकास का मौका मिल सकता था। इनके पास मतलब खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि नदी के किनारे जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। उसके अलावा इन्हें पानी आसानी से उपलब्ध था, पानी की कोई कमी नहीं थी। तो इसी कारण ये जो संस्कृतियाँ थीं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रंगपुर संस्कृति जो है गुजरात में घेलो और कालभूर नदी के पास विकसित हुई और वहाँ पर इसके साक्ष्य भी मिले हैं। जोरवे संस्कृति के साक्ष्य हमें महाराष्ट्र से मिले हैं। इसके अलावा आगे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनको आपको रट लेना है कि आहार, गिलुंद, नागदा, नवदा टोली, एरन, प्रभास, रंगपुर, प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव। दैमाबाद, इनाम गांव मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों हैं, ये आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे भी पूछा जाता है कि दैमाबाद की वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे के सारे जितने भी स्थान हैं आप इनको याद रखेंगे, ये सारे ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थान हैं। और ये सारे ही स्थान व्यापारिक बस्तियां हुआ करते थे, उस समय की व्यापारिक बस्तियां, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसी वस्तु ज़रूर थी जो प्रसिद्ध थी और जिनका ये लोग व्यापार किया करते थे।
आगे हम बात करेंगे तो मातृ देवी और वृषभ की पूजा के यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं कि ताम्रपाषाण काल में जो उस युग के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ की पूजा किया करते थे। मालवा संस्कृति के संचय पात्र पर मातृ देवी की आकृति अंकित है। अब इससे पता चलता है कि मातृ देवी की जो आकृति बताती है कि वो लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और कहाँ से? मालवा संस्कृति से हमें ये एक संचय पात्र मिला है जिस पर ये मातृ देवी की प्रतिमा अंकित है। इनाम गांव से दो छोटी मूर्तियां मिली हैं। इनाम गांव से दो छोटी मूर्तियां मिली हैं। अब इनकी तुलना गणेश भगवान जी से की गई है। उनको गणेश भगवान जी के समान माना गया है, तो शायद ये लोग उनकी भी पूजा किया करते थे या उनके जैसे दिखने वाले या कोई उनके देवता रहे होंगे। आगे है, इस काल में अग्निकुंड बड़ी संख्या में मिले हैं। अग्निकुंडों के मिलने का जो ये आप कह सकते हैं कि अग्निकुंड मिलने से तात्पर्य है कि कर्म कांड का प्रवेश था। लोग अग्नि या हवन वगैरह कराते थे ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इस तरह का कुछ इनका थिंकिंग रही होगी। तो अग्निकांड जो मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये लोग कर्मकांड में विश्वास किया करते थे। मालवा और जोरवे संस्कृति के लोग शवाधान के समय जो शवाधान किया जाता था उस समय शव के साथ में बर्तन और अन्य जो ज़रूरत की वस्तुएं होती थी उनको भी रखा करते थे। और इनका ये कार्य जो है ये दर्शाता है कि ये जो मालवा और जोरवे संस्कृति के लोग थे वो ये मानते थे कि शायद मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। तो इसीलिए जब शव को वो दफनाते थे तो उनके साथ में वो बर्तन रखते थे और कुछ ज़रूरत के जो सामान होते हैं वो रखा करते थे। आगे हम बात करें तो 1822 में सबसे पहले कानपुर के बिठूर से तांबे के कांटेदार बर्छे के पाए जाने के बाद 1000 से अधिक तांबे की वस्तुएं मिली। तो सबसे पहले 1822 में अगर आपसे पूछा जाए कि कांटेदार बर्छा कहाँ से मिला था, कानपुर के बिठूर से मिला था। और इसके बाद फिर एक साथ कई सारी चीज़ें, तांबे की बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती थी। तो ये भी एक था कि एक साथ मिलने के पीछे क्या कारण था, एक साथ बहुत सारी चीज़ें तांबे की मिलती थी। इनाम गांव से ही 5 कमरों वाला मकान भी मिला है कि उसमें 5 कमरे बने हुए हैं, ऐसा एक मकान मिला है, ऐसा एक घर मिला है। और दैमाबाद से तांबे का रथ मिला है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ कि तांबे का रथ कहाँ से मिला, ऐसे ही प्रश्न बना देते हैं कि 5 कमरों वाला मकान कहाँ से मिला। तो ताम्रपाषाण कालीन 5 कमरों वाला मकान इनाम गांव से मिला। यदि आपने पढ़ा है तो आप उत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि तांबे का रथ कहाँ से मिला, और ये तो पूछा भी गया है कि दैमाबाद से तांबे का रथ मिला है। और इसके साथ साथ मकान के किलेबंदी और दुर्गीकरण के साक्ष्य भी हमें दैमाबाद से मिले हैं कि ये लोग अपने मकान का या किले की किलेबंदी कर देते थे ताकि दुश्मनों से रक्षा की जा सके। नवदा टोली की खोज का श्रेय जो है वो एच.डी. सांकलिया को जाता है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नवदा टोली की खोज किसने की, तो एच.डी. सांकलिया वो व्यक्ति थे जिन्होंने नवदा टोली की खोज की थी। आगे हम बात करते हैं लौह युग के बारे में। अब हमने प्रवेश किया है लौह युग में, तो चलिए पढ़ते हैं लौह युग को। लौह युग में क्या बताया गया। लौह युग पे अगर हम एक दृष्टि डालें तो सबसे पहले लौह युग के बारे में बात करते हैं। लोहे से परिचय सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर लोहे से लोगों को परिचय ज्ञात हुआ कि एक धातु लोहा भी है। इसके साथ साथ लोहे के प्रयोग का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से वो समय माना जाता है जब भारत में लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था। इसका पहला जो साक्ष्य है, ये बहुत बारी पूछा गया है कि लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, तो अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से लोहे का पहला साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन में अतरंजी खेड़ा भी दे सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अतरंजी खेड़ा की वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में एटा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर अतरंजी खेड़ा पड़ता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अथर्ववेद में श्याम अयश शब्द का प्रयोग लोहे के संदर्भ में हुआ है। श्याम अयश जो एक शब्द है इसका प्रयोग लोहे के संदर्भ में किया गया है। और किस में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद आपको पता है कि काफ़ी बाद में लिखी गई। ऋग्वेद जो है
प्रारंभ में लिखी गई, और अथर्ववेद तो सबसे नया वेद है, काफ़ी बाद में लिखा गया, तो उसमें लोहे का वर्णन किया गया है। वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता जो है उसमें लोहे तथा ताम्र दोनों शब्दों का, बाकायदा इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। तो पता देखें, अगर हम इतिहास के बारे में, विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का उपयोग करना शुरू किया, और इसका निवास जो माना जाता था वो एशिया माइनर माना जाता था। और फिर जब ये भारत से चले गए, उसके बाद भारत के लोगों ने प्रारंभ किया लोहे का उपयोग करना, तो भारत में लोहे के जन्मदाता आर्यों को माना जाता है कि आर्यों ने सबसे पहले भारत में लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और सबसे पहले विश्व में हित्ती नामक जनजाति ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था। तो लोहे के प्रयोग के पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से लोहे के पहले साक्ष्य मिले थे, जो कि उत्तर वैदिक कालीन माने जाते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के ये साक्ष्य माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कांस्य युग और लौह युग को पढ़ा। किसको? कांस्य युग को और लौह युग को पढ़ा। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम प्रवेश करेंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, किस प्रकार की शैली थी, एक एक महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बस हड़प्पा सभ्यता के बाद हम प्रवेश करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो यदि आपको कोई डाउट है, कोई आपको ऐसा विषय लग रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास में कोई तथ्य ऐसा लग रहा है जो समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।